नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारा तीसरा जो सेशन है वो उदर चिकित्सित स्थान का 13वां अध्याय है, उसी के पर हम आज आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम आज वातोदर और पित्तोदर दो के लिंग समुदाय और हेतुओं का विभाजन हम देखने वाले हैं। तो पहले तो जो उदर रोग है उसकी सामान्य संप्राप्ति इसमें बताई है कि रुद्धत्वात् स्वेद अंबुवाहिनी स्रोतांसी दोष संचिता, यानी कि स्वेद और अंबुवाही जो स्रोतस है वो दोष संचित होने से रुद्ध होने के कारण प्राण, अग्नि और अपान को दुष्ट कर देते। प्राण, अग्नि और अपान तीन जो है वो हमारे शरीर के अंदर दुष्ट होने के कारण क्या होता है, उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन प्रणाली। देखो यहाँ एक अच्छी मैं आपको बात बताऊं, हमारे शरीर में सर्व जो उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रक्रिया ये चल रही है, जो अग्नि कर्म चल रहा है उसका केंद्रवर्ती कोई स्थिति है तो वो है प्राण, अग्नि, अपान, और चौथा आता है रक्त, जो उदर रोग का भी प्राणायतन रूप विदुष्ट अधिष्ठान के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर के अंदर प्राण, अग्नि, अपान यदि अपनी प्राकृत स्थिति खो दे तो हमारे शरीर में विसर्जन प्रक्रिया, उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रक्रिया विक्षेपित हो जाती है या सम्यक रूप से नहीं हो पाती। तो जहाँ पर भी उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन प्रक्रिया, सम्यक कर्म अनुवर्तन नहीं हो पा रहा है, या तो आप ऐसा समझे कि अग्नि कर्म संपादित नहीं हो पा रहा है, तब आपको प्राण, अग्नि, अपान को स्व प्रकृति कर्म स्थापन से जोड़ना चाहिए। कई आपके रोगी पुरुष में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको सिर्फ अग्नि चिकित्सा कि भाई हम लंघन चलवा रहे, लघु सुपाच्य, दीपन पाचन चलवा रहे, लेकिन प्राण, अग्नि, अपान ये तीन जो क्षेत्र या अधिष्ठान है ये अपने सम्यक कर्म अनुवर्तन से न जुड़ने के कारण यह अजीर्ण की स्थिति को या अन्नपान प्रक्रिया को सम्यक रूप से करने नहीं देता। तो आपको प्राण, अग्नि, अपान की सारवार के ऊपर और रक्त अधिष्ठान के ऊपर जब आपकी अग्नि कर्म संपादन सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है तब आपको इस तीन अधिष्ठानों के ऊपर विचार करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि प्राण, अग्नि, अपान संदुष्य होने के कारण जनयंत उदरम नृणाम, એટલે त्वक मासांतर मध्य में उदर नामक स्थिति उत्पन्न करता है। उदर एक अवस्था है जो त्वक मासांतर मध्य में स्वेद अंबुवाहिनी स्रोतांश दोष द्वारा सन्निरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाली अवस्था है, जो दृष्टिगोचर होती है उदर के रूप में। बराबर। उदर के सामान्य लक्षण बताए गए हैं कि कुक्षी आधमान आटोप, मंदाग्नि, सोफोपात करस्य, कार्स्य न संरक्षण गंडत्व। इसमें कुक्षी आधमान आटोप प्राणवाही स्रोतों विदुष्ट या दुष्ट होने से उत्पन्न होने वाला लिंग संग्रह है। उदर रोग वात द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्राणवाही स्रोत दुष्ट होने से उदर में कुक्षी आधमान आटोप उत्पन्न होता है। अन्नवाही स्रोतस दुष्ट होने पे मंदाग्नि, और उदकवाही स्रोतस और रसवाही स्रोतस दुष्ट होने पे सोफोपाद करस्य उत्पन्न होता है, कार्स्य उत्पन्न होता है और श्लक्षण गंडत्व उत्पन्न होता है। बराबर। और सोफ शब्द वात अनुबंधित शोथ की स्थिति में निर्देशित किए जाने वाला शोथ को सोफ के रूप में जाना जाता है, जिसका समुत्थान वात हो, ऐसे शोथ को सोफ के रूप में हम व्याख्यायित संहिता में किया। जैसे कि उदर रोग में सोफ का वर्णन आता है, तो यह वात अनुबंधित स्थिति के लिए निर्देशित किया गया है। जो हम यहाँ पे स्रोतस अनुसार लिंग संग्रह को विभाजित करते हैं, उसका आपको फायदा यह मिलेगा कि जब आप निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र या योजना उदर रोग की तैयार करोगे, तब
जो अधिष्ठान बिगड़ा हुआ है तद अधिष्ठान अनुसार विशेष आपको चिकित्सा सूत्र या अन्नपान योजना तैयार करनी होगी। देखो, एक मैं आपको बोलूँ तो मैम ने लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई भी रोग या अधिष्ठान एक से ज़्यादा अधिष्ठान या दोषों से, विशेष दोषों से बना हुआ रहता है। जैसे कि गृहिणी में हमने लास्ट टाइम बोला था, समान वायु, पाचक, पित्त, क्लेदक, कफ, प्राण, अन्न, उदक और रस और आगे जाके रक्त, इतने अधिष्ठान साथ मिलके गृहिणी का कार्य संपादन करते, बराबर। तो जब गृहिणी बिगड़ती है तब ये 7 से 8 अधिष्ठानों में से 2 से 3 अधिष्ठान मुख्य और केंद्रित स्वरूप में निरपेक्ष रहते। तो ये जो 2 से 3 अधिष्ठान मुख्य है और केंद्रित रूप से विक्षेपित है, आपको उसकी निदान चिकित्सा अन्नपान योजनाओं में मुख्य आपको ध्यान देना है या उसके केंद्रित चिकित्सा करनी। आपको यह आज समझ में आया। मान लो गृहिणी में समान वायु कर्म सापेक्ष अनुवर्तन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। एक गृहिणी रोगी में पाचक पित्त अनुबंधित लिंग संग्रह आपको विशेष मिल रहा है और एक में क्लेदक कफ अनुबंधित विशेष विदुष्टि और प्राणन उदक में से निश्चित अधिष्ठान विशेष दुष्ट मिल रहे हैं। तो जब आप औषध संग्रह गृहिणी का तैयार करें, जब आप अन्नपान तैयार करें, जब उपक्रम तैयार करें, तो यह निश्चित विशेष दोष और विशेष अधिष्ठानों पर आपको विशेष ध्यान देना। जैसे कि भाई संधि, कोई भी संधि है तो उसमें अस्थि, मज्जा, शिरा, स्नायु, कंडरा, रस, रक्त, इन सभी का आपको विचार करना। मान लो कोई संधिगत वेदना है, उसका मुख्य अधिष्ठान स्नायु और कंडरा है, जिसमें अस्थि, मज्जा आदि का इसमें ज़्यादा दुष्टीकरण नहीं है, लेकिन स्नायु कंडरा इसका विशेष अधिष्ठान है। तब आपको जब भी आप संधिगत रोग की चिकित्सा योजना आप करें तो आपका भेषज संग्रह, अन्नपान, उपक्रम सविशेष स्नायु कंडराओं के अधिष्ठानों में सापेक्षीकरण हेतु ही होना चाहिए। अभी मान लो आपने अस्थि मज्जा, हम अभी आप एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में मुख्य रूप से वो कैल्शियम या बोन्स को ही टारगेट करते। अब ये एक केंद्रित सारवार का एक केंद्र हो गया। तो अभी मान लो आपका अधिष्ठान स्नायु और कंडरा है रोगी में, तो आपको इसमें परिणाम मिलने की अपेक्षा बहुत कम। जब तक आपका रोग निदान और दोषों का, दुष्टि का अधिष्ठान या रोग का धातु विभंजन का अधिष्ठान आपका तय नहीं है कि कहाँ पे रोग संग्रह अधिष्ठित है, तब तक आपको परिणाम मिलने में या चिकित्सा में द्वंद्व हो सकता है। जैसे कि जो संधि है वो काफ़ी कई सारे स्थिति में बनती है, तो आपको सभी का विचार करना चाहिए। इसी तरह से रद्द रोग है, तो रद्द रोग में जितने भी अधिष्ठान है उसमें से कौन 1 से 2 अधिष्ठान विशेष रूप से निरपेक्ष हुए हैं, उसका निदान करके आपको चिकित्सा योजना करनी। तो यह क्या होगा, डिटेलिंग आपका ट्रीटमेंट रहेगा, डिटेलिंग रोग निदान रहेगा, जिससे आपका कम औषध में अच्छी तरह से आप सारवार कर पाओ कि जितना जरूरी है, जहाँ जरूरी है उतना ही काम आप कर रहे हो। आप समझे? तो ये विभाजन का बहुत बड़ा फायदा यह है कि कम औषध और कम योजनाओं में से आपका बहुत बड़ा काम होके निकलेगा। तो त्रिविध बोधीय संग्रह, योजना, अधिष्ठान परीक्षण, प्रकृति परीक्षण और विशेष दोष परीक्षा, उसका अध्ययन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप चिकित्सा योजनाओं में निश्चितीकरण को प्राप्त कर सको। कई संधिशूल ऐसे है कि भाई लंघन चलाओ तो अच्छी तरह से हो जाता, कई संधिशूल ऐसे कि लंघन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कि भाई उसमें रुक्षण चलाओ ना तो ही उसमें फायदा हो रहा है। कई संधिशूल ऐसे है
कि लंघन रुक्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसमें स्वेदन संग्रह चलाओ तो ही उसमें योग्य परिणाम आ रहा। तो एक ही संधि सूलों में अधिष्ठानों की निरपेक्षताओं के तरतम के हिसाब से आपको चिकित्सा और भेषज संग्रह में आंशिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो यह अध्ययन का यही फायदा है। उदर के 8 भेद, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदकोदर। इसमें प्रथम आता है वातोदर। वातोदर यानी कि जिसमें संप्राप्ति का दोष वात अनुबंधित हुआ है, यानी कि संप्राप्ति के दोष में वात प्रधान उदरण प्रक्रिया सविशेष इसमें निर्माण हुई है। इसके हेतु लिखे हैं रुक्षाल्प भोजन, आयास, वेग, उदावर्त और कर्षण। रुक्षाल्प भोजन, आयास, वेग, उदावर्त और कर्षण के कारण वातोदर का मुख्य हेतु है। उसमें भी रुक्षाल्प भोजन कोष्ठ को निरपेक्ष करके प्राण अग्नि अपान को बिगाड़ने का कार्य करेगा। मान लो रुक्षाल्प भोजन किसी वातोदर का निदान है, तो आपको यह समझना चाहिए कि यह जो वातोदर है, यह वातोदर का पोषण और समुत्थान कोष्ठ के द्वारा संचालित होता है। तो यदि आपने कोष्ठ अनुबंधित और रुक्ष वात अनुबंधित सारवार यदि आपने शुरू की, तो ही यह कोष्ठ हेतुगत वातोदर सापेक्षीकरण को प्राप्त करेगा। इसके बाद आता है आयस। आयस मान लो आयस के कारण किसी को वातोदर की स्थिति उत्पन्न हुई। आप यदि किसी भी रोगी पुरुष का यदि आप उसको रोग संग्रह या हिस्ट्री आप ले रहे हो, तो आप 110% आप तय कर पाओगे कि यह जो उदर है, वातोदर है, वो किस हेतु संग्रह से उत्पन्न हुआ। इसमें क्या होता है, शाखा निरपेक्ष हो जाती है। आयास के सम्यक सेवन के अभाव से शाखा विदुष्ट हो जाती है और शाखा के बिगड़ने के पूर्वक वातोदर उत्पन्न होता है। तो यह वातोदर में शाखा निरपेक्ष हुई है। तो आपको निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा में जो आप वातोदर चिकित्सा करोगे, उसमें शाखा का सापेक्षीकरण का सविशेष विचार करना है। वेग महाभूताग्नि और मर्मास्थि संधि को निरपेक्ष कर देता है। वेग विधारण और उदावर्त महाभूताग्नि इंद्रिय मर्मास्थि संधि मार्ग को निरपेक्ष कर देगा। अथवा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो वातोदर है यह कोष्ठ तक फैला हुआ है, यह वातोदर शाखा तक फैला हुआ है, और यह जो वातोदर है वो महाभूताग्नि या मर्मास्थि संधि मार्ग तक फैला हुआ। तो उससे आपको उपक्रम, अनपान और चिकित्सा योजना में सरलता रहेगी। जैसे कि मैं कोष्ठ तक वातोदर हो तो वो लंघन प्रधान चिकित्सा से साध्य हो जाता है। शाखागत वातोदर हो तो वो लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्नेहन रूप उपक्रमों से ठीक होता है। और मर्मास्थि संधिगत हो तो लंघन, स्नेहन, स्वेदन यानी कि स्वेदन महाभूताग्नि पर कार्य करता है। तो वहाँ तक आपको सापेक्षीकरण करना पड़ेगा। कर्षण जो है वो कोष्ठ और शाखा दोनों को बिगाड़ने का कार्य करता है, कर्षण। इससे क्या होता है, वायु प्रकुपित कुक्षी रद बस्ती गुद मार्ग गत, यानी कि कुक्षी, और मान लो इस स्थानों का भी अपना महत्व। यदि आपका रोगी यह कहता है कि उसको कुक्षी स्थान में वेदना, कुक्षी स्थान में वेदना, एक रोगी आपको कहता है उसको रद स्थान में वेदना, एक रोगी आपको ऐसा कहता है कि उसके पायु मार्ग में वेदना, गुद मार्ग में वेदना, और एक यह कहता है कि उसको बस्ती मार्ग में वेदना। तो चारों मार्ग के अधिष्ठान आपको रोग परीक्षण की नज़दीक आपको ले जाएगी। कुक्षीगत वेदना, कोष्ठ और आमाशय, इसकी आपको निरपेक्षता की व्याख्या करेगा। कुक्षी स्थान कहाँ आता है,
कुक्षी स्थान परीक्षा। तो आप देखना कुक्षी स्थान परीक्षण कि भाई यहाँ कुक्षी स्थान परीक्षा है। रज स्थान में तो जो हमारा रज स्थान है वही रज स्थान है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेदना होगी रज स्थान। आपने देखा है रज स्थान वेदना वाले पेशेंट, अगर मान लो रज स्थान वेदना लेकर कोई पेशेंट आए, उसकी चीफ कंप्लेन यही है रज स्थानगत वेदना, जो हृदय रोग में विशेष देखने को मिलती है। ये आप यदि निकाल दो रज स्थानगत वेदना, तो आपका मुख्य आपका रोग निदान चिकित्सा योजना आप अच्छी तरह से कर पाओगे, यह आपको तय होता है। मान लो रज स्थानगत वेदना है, आप अजीर्ण पथ चाह रहे हो, तो यदि हृदय रोग और रज स्थानगत स्थान अच्छी तरह से बिगड़ गया तो ठीक होने की 30% संभावना। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से हृदय स्थानों की परीक्षण करके आप जा रहे हो तभी ये अच्छी तरह से ठीक हो पाएगा। कुक्षी में कोष्ठ आमाशय यह इसमें सविशेष बिगड़ा हुआ रहता है। हृदय में कोष्ठ और शाखा दो स्थान निरपेक्ष होते। हृदय स्थान जो है वो कोष्ठ और शाखा दो की विकृति परीक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। इसमें शुक्र, रस, समान, साधक पित्त, ओज काफ़ी इसके अंदर अधिष्ठान है, लेकिन मुख्य रूप से कोष्ठ और शाखा स्थान वातोदर अंतर्गत विक्षेपित होने से रज स्थान में वेदना होती। तो ये आपका दूसरा एक क्रॉस वो है कि भाई रुक्षाल्प भोजन में सविशेष कुक्षी बिगड़ेगी, बरोबर। भाई आयास है या कर्षण है तो उसमें सविशेष रज स्थानगत वेदना होगी, बराबर। और बस्ती और गुद मार्ग है तो वेग और उदावर्त वाले जो भी निदान सेवन है उससे बस्ती मार्ग और गुद मार्ग में वेदना होगी। तो बस्ती मार्ग वो कौन सा है, तो दोनों महाभूताग्नि के स्थान है। बस्ती जो है वो किसका उत्पादक मूल है, मूत्र, पुरुष मूत्र और श्वेत 3 विसर्जन प्रणाली है, उसमें मूत्रवाही स्रोतस जो है यदि वो विक्षेपित हो जाए तो बस्ती मार्ग में वेदना होती है। और गुद मार्ग पुरुषवाही स्रोतस यदि विक्षेपित हो जाए तो गुद मार्ग में वेदना होती है, बराबर। तो कोष्ठ, शाखा और महाभूताग्नि यानी कि मर्मास्थि संधि मार्ग की विसर्जन प्रणालियों का यह परीक्षण इसमें बताया गया है। इसमें लिखा है हत्वा अग्नि कफ उद्देर्यत, यानी कि ये सभी स्थान नहीं बिगड़ते, 1-2 इसमें बिगड़ सकते, सभी बिगड़े तो असाध्य श्रेणी में आ जाता है। 1 या 2 स्थान बिगड़ सकते हैं। हत्वा अग्नि कफम उद्देर्यत आधिन्यात उदर त्वक मांसांतर आश्रितम, यानी कि कफ को उद्धृत करके, कफ को उदीर्ण करके वात दोष जो है वो उदर रोग उत्पन्न कर देता है। यानी यह जो स्थान है उसमें कफ को विक्षेपित करके अपने स्थान से विदुष्ट करके यह उदर रोग उत्पन्न, त्वक मांसांतर में आश्रित करके उदर रोग उत्पन्न करता है। संप्राप्ति कौन सी रहेगी, यही सामान्य संप्राप्ति उदर रोग बनाने की। लेकिन अधिष्ठान मुख्य इसमें कुष्ठी, कुक्षी, रद, बस्ती, गुदमार्ग ये बताए गए। वातोदर के रूप बताए, ये वातोदर की परीक्षण था। दूसरा मैं आपको एक पे हो कि यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें ना तो आपका 10% ऐसे रोगी है जो उदर रोग तो ठीक है कि भाई वो तो बराबर है, लेकिन कई रोगी की फरियाद यही है कि उसको कुक्षी स्थानगत वेदना है, दूसरा उसको कुछ फरियाद नहीं। एक रोगी ऐसा उसको रज स्थानगत वेदना है, दूसरी उसकी कोई कंप्लेन नहीं। उसका यदि आप ब्लड प्रेशर भी करो या ईसीजी निकालो तो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसकी चीफ कंप्लेन है रज स्थानगत वेदना। एक पेशेंट है उसकी मुख्य कंप्लेन है गुद मार्गगत वेदना। आपने ऐसे आप 10-20% रोगी ऐसे है जो यह स्थिति में आपके पास आते। आप मेरे पास तो ये सब है रोगी, आपके पास भी होंगे कि उसकी मुख्य कंप्लेन ही यही कि उसको कुछ दूसरी अजीर्ण के लिंग नहीं है,
उसको सिर्फ यानी थोड़े घणे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कंप्लेन यही है। तो आपको इस तरह से देखना होगा, जिसमें प्राण अग्नि अपान बिगड़े हुए रहते हैं। वातोदर के रूप तो ये उदर रोग अधिष्ठान अनुसार विभाजित किए गए हैं कि कुक्षी, पाणी, पाद, वृषणगत स्वैथु यह उदकवाही स्रोतस और रसवाही स्रोतस विक्षेपित होने से वातोदर में उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह, उसमें कोई भी स्वैथु, जो ये एक दूसरी परीक्षण में आपको बता दूं, कोई भी स्वैथु या सोफ अनियत वृद्धि क्षय को प्राप्त करता है तो उसमें प्राणवाही स्रोतस और वात दुष्टि का आपको अधिकार समझना चाहिए। आप समझे? यदि आपके रोगी में, यदि वो कह रहा है कि उसका जो सोच है उसका अनियत वृद्धि क्षय हो रहा है कि भाई रात्रे खूब सरस वधी गया हो, सवारे उठे तो नॉर्मल थी जाए, समझी गया? तो आज अनियत वृद्धि क्षय है ये वायु और प्राणवायु स्रोतस विदुष्ट या निरपेक्षीकरण थी उत्पन्न थती सोफगामी स्थिति छे सोफ ज, पण एमां प्राणनो विचार करवानो। कुक्षी, पार्श्वशूल, शुष्क काश, प्राणवाही निरपेक्षीकरण, उदावत, पुरुषमूत्र स्वेद और प्राणवाही निरपेक्षीकरण, अंगमर्द और पर्वभेद, प्राणवाही निरपेक्षीकरण, दौर्बल्य और कार्श्य रस दृष्टि से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। तो अभी वातोदर में दौर्बल्य लेकर यदि रोगी आ रहा है तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इसमें रस वायु स्रोतस अभी निरपेक्ष स्थिति में चल रहा है। अरोचक और अविपाक अनुवायु स्रोतस की निरपेक्ष स्थिति है और वातवर्च मूत्र संघ और अधोगुरुत्व पुरुष मूत्र स्वेदो वायु स्रोतस की निरपेक्ष स्थिति है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब क्रोनिक रिनल फेल्यूर में आपको ये सभी संग्रह, इसमें क्या होता है, कालांतर में वातों या उदर रोग उत्पन्न होता है। मूत्र संघ, वात संघ, वर्च संघ, अधोगुरुत्व, पूर्ण अरोचक, पूर्ण अविपाक, दौर्बल्य, कार्श्यत्व, कालांतर में यह सभी संग्रह इसी अधिष्ठान के आसपास आपको उदर रोग अंतर्गत और उदर रोग के जो संभावना पूर्ण करते हैं हाल सांप्रत समय के रोग संग्रह, उसमें आपको इतने अधिष्ठानों का मुख्य परीक्षण करके उदर रोग बता के जाना, बराबर। उसमें भी शोथ और उदर रोग की स्थिति निर्माण होती है कालांतर में। उदर कैसा रहता है? तनु शीत राजी शिरा वाला, तनु शिरा शीत और राजी शिरा, संतत आहत करने पे आधमात अति शब्द भवती, वायु उद्व अध तिर्यक स शब्द सशूल चरित, यानी कि उदर में आहत करने से उसमें स शब्द आधमात स्थिति में तमने आधमात एटले आधमन वाळू एनु उदर परीक्षण होय, एनी अंदर शिरा जन्म होय, तनु शीत राजी जन्म અને એની અંદર સશબ્દ વાયુનું ઉદ્વદ તિર્યક ચરણ તમને જોવા મળે। હવે આવા રોગી પુરુષ એવા છે ખાલી એમાં રાજી જન્મ નથી થયું, તો તમારા ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં તમે ઉદર પરીક્ષણ કરો ને તો આવા પુષ્કળ પેશન્ટ તમને જોવા મળે। વાતોદરવાળા પુષ્કળ એટલે આ તો શું છે, બહુ તમે માની લ્યો લાંબો પેશન્ટનો જથ્થો જોવે તો તમને ખ્યાલ આવી જાય कि वातोदर स्थिति वालों आ पेशेंट, अने यदि ये वातोदर स्थिति क्या है और आप उसमें अजीर्ण, अभी इसमें क्या रहता है कि क्रॉस निदान बहुत होता है कि भाई इसमें मुख्य हमारा सरल एक कौन सा है, अजीर्ण। एकदम अजीर्ण की सारवार शुरू कर दें क्योंकि सरल है रोग निदान और सभी रोग में अजीर्ण तो हमें दिखता ही है, तो हम क्या अजीर्ण की सारवार शुरू करते हैं। और अजीर्ण की सारवार करने पर भी इसमें कोई परिणाम आपको कम मिलने वाला है, वो 10% उसको अच्छा लगेगा। तो इसमें वातोदर का आपको विचार करना चाहिए। तो यहाँ तक हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पित्तोदर रूप संग्रह और का विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह अधिष्ठान परीक्षण आपकी चिकित्सा योजनाओं में सरलता उत्पन्न करेगा। थैंक यू।